नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात तो संविधान को लेकर होनी थी, लेकिन सियासत की दिशा कुछ इस तरीके से बिस्ती चली गई, लगा ऐसा कि संविधान भी सियासी बिसात पर प्यादा बन गया है। कैसे, क्यों, किस तरह, और ये सारे सवाल दरअसल आज भी गूंजे, कल भी गूंजेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जिसमें लग ऐसा रहा है कि आखिर अंबेडकर को लेकर क्यों राजनीतिक तौर पर धमाचौकड़ी मची हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा परिवर्तन किया। हिंदू धर्म में मैं जन्मा हूं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये प्रतिज्ञा करके किया। लेकिन प्रतिज्ञा के पहले 20 साल और बाद में 20 साल उन्होंने समय दिया, चर्चाएं की, सर्वत्र बात की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामान्यतः बोलचाल में भी बहुत सारे लोग एक दलित नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इतने संकीर्ण दायरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं देखा जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि सचमुच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक राष्ट्र ऋषि रहे हैं। इस रूप में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं संज्ञा देना चाहता हूं। तो चाहे संघ परिवार हो या बीजेपी, दोनों के भीतर अंबेडकर को लेकर जो प्रेम और श्रद्धा उभरी है वह सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर कहीं ज्यादा है। और मौजूदा सियासत की महीन लकीर को समझें तो सवाल सिर्फ दलितों के मसीहा अंबेडकर को नई पहचान देकर अपने भीतर समाहित करने भर का नहीं है। सवाल यह भी है कि नेहरू पर हावी किए जाते सरदार पटेल हैं, गांधी जयंती को स्वच्छता दिवस के तौर पर रखने का भी है, शिक्षक दिवस को प्रधानमंत्री का बच्चों से संवाद दिवस बनाने का भी है, और नेहरू और इंदिरा गांधी की जयंती को सरकारी कार्यक्रमों में भुलाने का भी है। यानी कांग्रेस जिन प्रतीकों के माध्यम से राष्ट्र की कल्पना को मूर्त करती आई, उसे मोदी सरकार के दौर में अगर डिगाया जा रहा है तो राजनीतिक तौर पर यह सवाल खड़ा हो सकता है, क्या बीजेपी नए प्रतीकों को गढ़ना चाह रही है? वजह भी यही है कि सोनिया गांधी ने अंबेडकर का सहारा लेकर ही मोदी सरकार पर सीधा वार किया। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्यों के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जाहिर है सोनिया गांधी इतिहास के उन पन्नों को बिना खोले ही संकेत की भाषा में इस बात का जिक्र कर गई कि जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए सरदार पटेल ने संघ से संविधान पर भरोसा जताने की बात कही थी। अन्यथा आरएसएस के ख्याल में तो उस वक्त भी मनुस्मृति से बेहतर कोई संविधान था ही नहीं। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगवा बनना चाहते हैं, वो आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? तो सवाल है, क्या मौजूदा वक्त में सियासी बिसात पर संविधान और संविधान निर्माता अंबेडकर को ही प्यादा बनाकर चाल चली जा रही है, या फिर सियासी बिसात इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश चले कैसे इसके लिए संविधान नहीं सत्ता की जरूरतें कहीं ज्यादा बड़ी है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने देश की मुश्किल यही हो चली है कि दरअसल इतिहास के पन्नों में मौजूदा वक्त को अपने तरीके से फिट करने की कोशिश हर कोई कर रहा है। आने वाले वक्त को लेकर और मौजूदा वक्त को लेकर कोई तालमेल कहीं नजर आता नहीं, संसद के भीतर भी नजर नहीं आया। कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है उस बात को भी अगर इतिहास के पन्नों में दोबारा खोजें तो देखिए क्या आवाज आती है। यह बात आमतौर से भुला दी जाती है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अनोखी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ही उन्हें संविधान सभा में लाई थी। ये भी इतिहास है। तो सोनिया गांधी ने वही किया जो हर दौर की राजनीति कर सकती है, यानी अतीत के जो शब्द मौजूदा वक्त में अनुकूल हैं, उन शब्दों को चुनकर इतिहास का जिक्र कर खुश हो लिया जाए। संविधान के प्रारूप को अबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है।
ये हिस्ट्री है, इतिहास है। क्या कुछ आपत्ति है? जाहिर है बीजेपी संविधान बनाते वक्त बनी नहीं थी और जनसंघ भी बाद में बनी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह 1935 के कानून का पहले विरोध किया और फिर इसी के तहत चुनाव भी लड़े और कानून को भी ये कहकर अमल में लाए कि हम इसके भीतर जाकर इसे तोड़ेंगे, लेकिन पहले नेता खुद टूट गए और संघर्ष के मार्ग से हटकर संविधान को सुधारवादी मार्ग पर ठेल दिया गया। यह भी कांग्रेस का ही सच है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि अंबेडकर इसे समझ नहीं रहे थे, उन्होंने बाखूबी समझा और कहा भी। 1935 के कानून से पहले भारत ब्रिटिश सरकार की संपत्ति थी और 1935 के कानून में भारत की संपत्ति और देनदारी दो हिस्सों में बंट गई, एक हिस्सा केंद्र का तो दूसरा प्रांत का, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बदले संपत्ति देनदारी बादशाह सलामत के हाथ में आ गई। इसीलिए इतिहास में इसका जिक्र भी है कि जब 13 दिसंबर 1946 को नेहरू संविधान सभा में संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो अंबेडकर ने उनकी आलोचना की थी और कहा था समाजवादी के रूप में नेहरू की जो ख्याति है उसे देखते हुए ये प्रस्ताव निराशाजनक है। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर ने इसके बाद विस्तार के साथ संविधान के उद्देश्यों का जो जिक्र किया, संयोग से वो आज भी अधूरे हैं, क्योंकि अंबेडकर ने 3 बातें रखी थी। पहली, देश में सामाजिक आर्थिक न्याय हो, दूसरा, उद्योग धंधे और भूमि का राष्ट्रीयकरण हो और तीसरा, समाजवादी अर्थतंत्र अपनाया जाए। जाहिर है वोट देने के बराबरी के अलावे असमानता का भाव समाज में रहेगा, इसका अंदेशा अंबेडकर को तब भी था। इसीलिए वो सवाल भी खड़ा करते थे कि अंग्रेजों के बनाए संवैधानिक मार्ग से हटकर क्या कोई दूसरा रास्ता जिस पर चलने से देश अपना आर्थिक और राजनीतिक विकास कर सकता है, इसे उठाते रहे। और अंबेडकर के बारे में इसलिए कहा भी गया कि वो संविधानवादी की तरह काम करते लेकिन सोचते क्रांतिकारी की तरह, जो नेहरू नहीं थे। मुश्किल यह नहीं कि संविधान की व्याख्या हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, मुश्किल यह भी है कि दरअसल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा वक्त में ही नहीं बल्कि एक लंबे वक्त से हम लोग देख रहे हैं कि दरअसल सांसदों की जानकारी सतही होती चली जा रही है। इस बात का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी यह नहीं कहा भारत में हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि हमारी भारत में उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर कहीं दुनिया के दूसरे देशों में मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कभी कहा। डॉक्टर बाबा साहब इस देश से भागना चाहते थे, खड़गे जी, वो तो मूल भारतीय थे। आप बाहर से आए हैं, ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं। यानी वही सवाल फिर उठा जिसे 1946 में अंबेडकर ने अपनी किताब शूद्र कौन थे में बहुत ही विस्तृत तरीके से साफ किया था कि कैसे पाश्चात्य विद्वानों ने आर्यों और शूद्रों को लेकर बहस शुरू की, क्योंकि अंबेडकर ने आर्य नस्ल की तीखी आलोचना भी की और आर्य बाहर से आए थे इस थ्योरी को भी खारिज किया। अंबेडकर ने अपनी किताब हु वेयर द शूद्राज में लिखा कि ब्राह्मण विद्वान इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं क्योंकि वह 2 नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं। इसीलिए यह दावा किया जाता है कि जिससे वे आर्यों की संतान हो जाए और बाकी अनार्यों की। इस सिद्धांत से वह यूरोपीय नस्लों से अपने संबंध कायम कर सकते हैं। और इसकी दूसरी व्याख्या यूरोपियन विद्वान वर्ण शब्द का अर्थ रंग से करते हैं, जबकि भारत में वैदिक आर्यों में रंगभेद की भावना थी ही नहीं। दशरथ पुत्र राम श्याम वर्ण के थे, इसी तरह यदुवंशी कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचनाकार दीर्घ सतम थे, जिनके नाम से प्रतीत होता है कि वे भी श्याम वर्ण के थे। यानी अंबेडकर ने तर्क और उदाहरण से इस बात का खंडन किया कि आर्य गोरी नस्ल के थे, साथ ही इस सिद्धांत को भी खारिज किया कि आर्य बाहर से आए थे। बावजूद इसके संसद के भीतर सांसदों ने इसी में खुद को उलझा लिया। बहुत सिलसिलेवार तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में जिक्र किया है क्यों वर्ण का मतलब क्या, वर्ण कैसे प्राकृतिक तौर पर था या सामाजिक तौर पर था, उसकी वजह क्या थी। सांसदों को अध्ययन करना चाहिए। लेकिन एक सवाल और, प्रस्तावना में तो बहुत साफ लिखा है हम भारत के लोग, तो एक सवाल यह भी, जो बहस हो रही है पार्लियामेंट के भीतर और कल भी होगी, लेकिन उसमें लोग गायब हैं।
संविधान ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने तो आजादी का मतलब ही रोटी कपड़ा मकान से जोड़ा और संविधान सभा में अपनी बात भी पहुंचाई कि शिक्षा और पीने का पानी हर किसी को साफ मिलना चाहिए। लेकिन खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि देश में 30 करोड़ लोग कभी स्कूल नहीं गए और आज भी 6 से 11 बरस के 14 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और वहीं दूसरी तरफ 62% गांव तक पीने का साफ पानी आज तक नहीं पहुंचा है। दिलचस्प है ये, लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संविधान है और संविधान में बाकायदा इसका जिक्र है, लेकिन हर राजनीतिक दल सत्ता में आता है और सत्ता में आने से पहले जो मैनिफेस्टो जारी करता है उसमें इन्हीं बातों का जिक्र कर देता है कि कैसे वो बुनियादी जरूरतों को लोगों तक पहुंचा देगा और इसे विकास शब्द से भी जोड़ दिया जाता है, यानी जनता को बेवकूफ बनाने का खेल संसद के बाहर बाखूबी चलता है। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में जिस भारत का ख्वाब देखा गया उसके कुछ आधार स्तंभ थे और देश का सच यह है कि इस बरस 19 सितंबर तक 2,86,233 मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं और जेलों में इस वक्त 2,82,879 कैदी तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। 13,540 कैदी सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनकी जमानत देने वाला कोई नहीं। बोलने की आजादी का मामला कुछ यूं हो चला है कि एक बड़े तबके को आपकी बात नागवार गुजरे तो आप राष्ट्रद्रोही करार दिए जाएंगे और मौजूदा वक्त में सत्ता से दूर तबका बाखूबी महसूस भी कर रहा है। और जिस सेकुलरिज्म की नींव पर संविधान खड़ा है उस पर भी नई बहस सरकार इस बात को लेकर करना चाहती है कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष कहना चाहिए। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। यानी इसकी किसी को फिक्र नहीं कि आजादी के बाद से विभाजन के दौर की त्रासदी से कहीं ज्यादा मौत सांप्रदायिक दंगों में हो गई। दंगे कभी नहीं रुके। मनमोहन सिंह के दौर में 2014 के पहले 6 महीनों में 252 दंगे देश भर में हुए तो मोदी सरकार के दौर में इसी बरस पहले 6 महीनों में कहीं ज्यादा बढ़कर 330 दंगे हो गए। लेकिन संसद बुनियाद पर खामोशी बरत संविधान की अपनी अपनी व्याख्या करने में व्यस्त है और ये कल भी इसी तरीके से सुनाई देगा। हंगामा कल भी होगा, शोर कल भी मचेगा, कल भी इन बातों का जिक्र होगा। कई सवाल और जहन में उठ सकते हैं क्योंकि 1942 में संविधान के 1972 यानी इंदिरा गांधी के दौर में दरअसल 42वें संशोधन में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में आ गया था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता शब्द सेकुलरिज्म के आश्रय किस रूप में आता है, किस रूप में बहस हो रही है, ये सबके सामने है। सवाल इसलिए क्योंकि देश के भीतर संसद से बाहर निकलकर देखिए हालात क्या है। वहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच उस रूप में तनाव नहीं है जिस रूप में पार्लियामेंट के भीतर नजर आता है। एक रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। हम खड़े हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में और मेरे पीछे खेरिया पटिकरा गांव फिरोजाबाद की एक रामलीला का मंचन हो रहा है। ये रामलीला खास इसलिए है कि इस रामलीला में हिस्सा ले रहे 50% से ज्यादा किरदार मुसलमान निभा रहे हैं। मेरा हनुमान, तुम ही बताओ तुम्हारा मत क्या है? अपनी बुद्धि और मन के अनुसार इन सभी ने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन मेरे हृदय में जो विचार उद्गार हो रहे हैं वो ये है, बोलिए, श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय हो आगे बढ़ता है। बचपन से ले रहा हूँ, जब से होश संभाला है, लगभग 12 साल की उम्र से। कोई एतराज नहीं करते घर वाले? कोई एतराज नहीं। 45 साल से लगातार चल रहा है ये प्रोग्राम। हाँ, बराबर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सारे जो हिंदू मुस्लिम एकता रहते हैं, किसी को ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ हिंदू रहते हैं कहाँ मुसलमान रहते हैं। भक्त विभीषण चौक कर बोले बचन तुरंत, यह क्या तुम कह रहे हो बजरंगी बलवंत। पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से ऐसे ही एक साथ सभी समुदाय के लोग गांव में रामलीला करते आ रहे हैं। सुलह कुल यानी सभी समुदायों में एका हो, यही मकसद है इस रामलीला का और यही संदेश देने ये लोग यहाँ आए हैं। अब जरा अंगद का किरदार निभा रहे रज्जाक से भी मिलिए।
45 साल हो गए इसमें रामलीला में हिस्सा लेते लेते, लेकिन मेरे से 3 ही पार्ट बटे। संस्कार के रूप में हमें अपने बुजुर्गों से मिला और उसी परिपाटी को आगे लेके चल रहे हैं ताकि पूरे समाज का इसमें भला संभव हो सके। गजब है। संविधान का जिक्र करते करते इस दिशा में हम भी आ गए, क्योंकि हमें लगता है कल चर्चा होगी तो कम से कम सेकुलरिज्म का भाव और कहीं तनाव इस रूप में ना नजर आए कि इस शब्द को बदल दीजिए, उस शब्द को बदल दीजिए। 26/11 आज आपको याद रहा? यकीनन याद नहीं रहा। मीडिया के चेहरों पर 26/11 नहीं रेंग रहा है, मुंबई का हमला। और यह शब्द आ गया कि दरअसल अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए। मुंबई हमले यानी 26/11 हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट क्या संबंधों की पूरी पिच खोद डाली, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की बात जब भी हुई तब साए में 26/11 ही चला। लेकिन संयोग देखिए, आज जब भारत पाकिस्तान के बीच 5 वनडे की सीरीज की बात लगभग पक्की हो चली है तो दिन 26/11 ही है। उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू के लिए कहा था, उन्होंने यही सजेस्ट किया। तो और इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश थे न्यूट्रल वेन्यू। श्रीलंका पे सहमति बन गई कि श्रीलंका में हो सकता है। वाकई दिशा है किधर, किस रूप में जाना है नहीं पता। क्रिकेट खेल लिया जाए, समझौते ठीक हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। हम इसके बाद आपको लिए चलेंगे संसद भवन के सामने, जहां पर बड़ी रोशनी की गई है, संविधान का जिक्र होगा। लेकिन उससे पहले इस गीत को याद किया जाए, इसका एक अपना मतलब है। नि स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी